Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। आप जानते हैं जो हमारा लेसन चल रहा है वह लेसन है NCERT 01 और आपका यूनिट 4 है। उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब तक हमारा इस लेसन का एक वीडियो आ चुका है जिस वीडियो में मैंने केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत किया था। उसमें बताया था मैंने कि वैलेंसी क्या होती है, बॉन्ड क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्ड बनने का क्या कारण है। इन सारी बातों पे हमारा फोकस हो गया था। जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इस लेसन का उसमें सब दिया गया है और उसमें यह भी मैंने बताया था कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने कहा था बॉन्ड जो होता है 3 टाइप के मेन होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरेंस से बनता है। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनों के समझौते से बनता है। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनों के एकपक्षीय समझौते से बनता है, जिसको हम वन वे पार्टनरशिप कहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह वीडियो फोकस होगा आयनिक बॉन्ड पर, और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में बातचीत होगी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यह भी बताएंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, और ये बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है, जो जिनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं, उसकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या लक्षण है। इन सारी बातों पे आज का हमारा वीडियो फोकस होगा। और यह 11th में तो आता ही है, ये 9th 10th भी पूछ जाता है, मेडिकल की परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में भी, और ये BSc पार्ट 1 के बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस वीडियो के बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा हम फोकस करेंगे बार्नहावर साइकिल पे। तो शुरुआत करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आज के बारे में बातचीत होगी। आयनिक बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा। तो आप भी रेडी हो जाइए बच्चों। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है भाई, तब शुरुआत करते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है दो आयनों के बीच में एक लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। तो दो आयनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 आयन है, एक आयन है A पॉजिटिव और दूसरा आयन है B माइनस। अब ये दोनों आयन आसपास आते हैं तो इनके बीच में एक बिना दिखने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का नाम रखा जाता है क्या, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अगर आयनिक बॉन्ड आपको डिफाइन करना होगा तो आप कहोगे आयनिक बॉन्ड क्या है, दो अपोजिट आयनों के बीच में लगने वाला स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड कब बनता है, तो आयनिक बॉन्ड के होने की शर्त होती है कि अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या एक जो है मेटल है और एक क्या नॉन मेटल है। तो अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों पास पास आते हैं और दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके या गेन करके अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को फॉलो करना चाहते हैं, इनर्ट गैस जैसा होना चाहते हैं, तो वह आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए होना चाहिए एक बहुत बढ़िया मेटल जिसको हम बहुत अच्छी धातु कहते हैं, और एक होना चाहिए बहुत बढ़िया नॉन मेटल जिसको हम बहुत अच्छा अधातु कहते हैं। मान एक के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पाई जाएगी और एक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाएगी। दोनों जब आपस पास आते हैं तो जो मेटल्स होती है वह इलेक्ट्रॉनों को लॉस करती है, और जो नॉन मेटल्स होती है वह इलेक्ट्रॉनों का गेन करती है। इलेक्ट्रॉनों को लॉस और गेन करने के बाद जो मेटल होगा कन्वर्ट हो जाएगा कैटायन में, जो नॉन मेटल होगा कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में। जब दोनों आयन आपस आसपास आते हैं तो आसपास आने के बाद उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जब काम करेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी बाहर निकल जाती है और वह बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार के बॉन्ड का नाम आयनिक बॉन्ड होता है।
इस प्रकार के बांड का नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बांड होता है। यह बांड ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। यह बांड दिखता नहीं है, यह नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो एक बहुत बढ़िया नॉन मेटल जब आपस में आसपास आती है, अगर उनको लगता है कि वह इलेक्ट्रॉनों को लॉस या गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो करेंगे तो वह ये काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेंस होता है, माने इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरेंस के आदान प्रदान से दो आयन बनते हैं। दो आयनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या होता है? आयनिक बांड कहलाता है। तो आयनिक बांड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं NaCl का। NaCl आयनिक बांड का बढ़िया एग्जाम्पल है। तब देखिए Na की बात करते हैं तो Na सोडियम है। तो सोडियम जो है यह मेटल्स होती है जिसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। सोडियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 281 281, यह अकॉर्डिंग टू बोरबरी है। इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो अगर यह एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो सोडियम के पास आ जाएगा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और सोडियम हो जाएगा पॉजिटिव। अगर यह इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो बन जाएगा Na+। अब इस हालात में सोडियम का या सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये ऑक्टेट को फॉलो कर लिया है। और आप जानते हैं सारे एटम आयन का मकसद होता है कि इनर्ट गैस के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो करना। ठीक, अब मान लीजिए इसके बगल में Cl आ गया। तो आप जानते हैं Cl के अंदर एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 287 होगा। इसके बाहर में क्या है? 7 है। तो बाहर में 7 है तो ये तो 7 तो निकाल नहीं पाएगा। तो यह अगर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तब इसका यह बन जाएगा क्या? Cl-। क्या बन जाएगा? Cl- बन जाएगा। Cl- के बन जाने से अब देखिए इसके पास हो जाएगा 288। मतलब Na ने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने बाहर को स्टेबल कर लिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बाहर को स्टेबल कर लिया। अब जब दोनों आपस में आसपास आते हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम होता है आयनिक बांड कहलाता है। तो मैं इस अट्रैक्शन फोर्स को समझा दे रहा हूँ। तो Na+Cl-, अब इनके बीच में जो बांड बना है इस बांड का नाम क्या है? इसी का नाम है आयनिक बांड है। इसी का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बांड कहते हैं। यह आयनिक बांड है और यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। और इसी प्रकार के बांड का नाम क्या होता है? आयनिक बांड कहलाता। तो मैंने आपको आयनिक बांड समझाने के लिए NaCl का बढ़िया एग्जाम्पल दिया और भी एग्जाम्पल हम देते रहेंगे। तो आपको यह जानना होगा, अगर आपका आयनिक कंपाउंड को डिफाइन करना हो, आयनिक बांड को डिफाइन करना होगा, तो अगर कोई मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में आसपास आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस या गेन करके अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो होल्डिंग फोर्स काम करता है, जिस फोर्स के नाते बंधे रहते हैं, फंसे रहते हैं, दूसरे में जकड़े रहते हैं, इस प्रकार के फोर्स का नाम आयनिक बांड होता है। और जब ये बन जाते हैं तो इस प्रकार का जो बांड बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है जालक। उसको हम कहते हैं लैटिस। और जो एनर्जी बाहर जाती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी। ये आयनिक बांड का मैंने आपको डिफाइन किया है। आयनिक बांड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आयनिक बांड की एग्जाम्पल MgCl2 है। तो MgCl2 मैग्नीशियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है Cl को। तो जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैग्नीशियम का 12 रहता है, तो जब 2 दे देगा तो बचेगा 10, तो हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। MgCl2 में Mg जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन जो देगा
एक एक करके Cl को दे देगा, और Cl को जैसे देगा Cl का भी अपना स्टेबल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉलो हो जाएगा, तो MgCl2 बन जाएगा। MgCl2 भी आयनिक बॉन्ड का बढ़िया एग्जाम्पल है। KCl है, CaCl2 है, MgO है, बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसको बारे में आप जानते हैं, 9 से पढ़ते आए हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड का डिफिनीशन हो गया, और आयनिक बॉन्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में बातचीत भी आप जानते हैं। अब हम फोकस करते हैं आयनिक बॉन्ड के लिए होने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो उस पर फोकस कर लिया जाए कि आयनिक बॉन्ड के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको जानना है। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, तो आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप उसको लिख सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। ठीक, चलिए, मतलब कंडीशन बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हेडिंग है कंडीशन, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, बोलिए आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशन। द आयनिक बॉन्ड बनेगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तब इस पर फोकस होता है। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की 3 कंडीशन है। तो आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड के लिए एक बहुत बढ़िया मेटल्स होती है, बगल में दूसरा बहुत बढ़िया नॉन मेटल्स होती है। तो जब बहुत अच्छी मेटल्स, बहुत अच्छी नॉन मेटल्स आपस में आसपास आते हैं तो आपस में इकट्ठे होके उनके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई मेटल्स होगा तो वह अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉनों को, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को जब लॉस करता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एनर्जी लगती है किसी एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो लेसन है उसका वीडियो आपके पास अपलोड होगा और आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा वीडियो है, उसके बाद उसका फैक्टर ऑफ एक्टिंग है। तो आप जानते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी का नाम होता है IP वैल्यू कहलाती है, उसका हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, इसका मतलब क्या, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब हो गया एटम मजबूत होगा। तो कोई भी एटम अपने बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन तभी जल्दी निकालेगा जब उसकी IP वैल्यू कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, मतलब पॉजिटिव आयन बनने के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ी शर्त क्या है, लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होगी भाई, लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर कोई मेटल है तो पॉजिटिव आयनों में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का कम होना पहली शर्त है, इस बात को मन में रखिए। लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जितनी वैल्यू लो रहेगी मेटल के अंदर पॉजिटिव आयनों में या कैटायनों में कन्वर्ट होने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है, आप जानते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं अगर अपने मजबूती के कारण से अपने बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों को खींच के रख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यह घटना कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो जब कोई एटम, कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो वह नेगेटिव आयन कन्वर्ट हो जाएगा, उस नेगेटिव आयनों को हम कहेंगे एनायन। तो जब ऐसा होगा तो जो न्यूट्रल एटम होगा जब खींचेगा तो न्यूट्रल एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इस अट्रैक्शन जब फोर्स काम करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन खिंचाता है,
जब कोई न्यूट्रल एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी बाहर जाती है, जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी, जो एब्जॉर्ब हुआ, उसका नाम होगा आयनों एनर्जी। और किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डालने में जो एनर्जी निकली उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, मतलब किसी भी न्यूट्रल एटम नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता ज़्यादा है, माने जल्दी जल्दी नेगेटिव आयनों में कन्वर्ट होने की भी टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू का ज़्यादा होना किसी न्यूट्रल नॉन मेटल का नेगेटिव आयनों में कन्वर्ट होने की क्षमता का भी ज़्यादा होना है। मतलब हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नंबर 1 पॉइंट क्या होगा भाई, पहली शर्त हो गई लो वैल्यू ऑफ आयनों एनर्जी, दूसरी शर्त क्या हो गई हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू का हाई होना। ठीक है, अब आता है तीसरी शर्त क्या है। अब दो आयन बन गया, एक बन गया पॉजिटिव आयन, एक बन गया नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब आपस में पास पास आएंगे और पास आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा इनके बीच में बॉन्ड अच्छा होगा। तो जब ये जोड़ते हैं तो इनके बीच में जो एनर्जी बाहर जाती है उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, वैल्यू उतनी ही बाहर जाएगी, माने ज़्यादा लैटिस एनर्जी आयनिक बॉन्ड के बढ़िया फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। आयनिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, हाई वैल्यू ऑफ, बोलिए हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी मतलब लैटिस एनर्जी की वैल्यू का ज़्यादा होना, जालक ऊर्जा के मान का ज़्यादा होना। तो तीन, मैंने कहा तीन फैक्टर जिम्मेदार हैं, तीन मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 क्या है, हाई वैल्यू ऑफ आयनों एनर्जी। नंबर 2 है हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर 3 है हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। ये तीनों चीज़ें अगर है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की उम्मीद ज़्यादा रहती है, तो यह आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो मैंने आपको क्या क्या डिफाइन कर दिया अब तक कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड की बढ़िया शर्त क्या होती है, और आयनिक बॉन्ड कौन कौन से लोग बनाते हैं। बहुत बढ़िया मेटल्स और बहुत बढ़िया नॉन मेटल्स मिल के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और आयनिक कंपाउंड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट लक्षण है, उसको पढ़ लेते हैं। तो आप इसको उतार लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं आयनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर फोकस करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करें और हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। ठीक है, देखिए आयनिक बॉन्ड जो होता है एक्चुअल में बिना दिखने वाला बॉन्ड होता है। इस प्रकार का बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड की सीमित दायरा है। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वह साल्ट में, अक्सर मिनरल्स में, अक्सर एसिड बेस में और ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है। इसलिए आयनिक बॉन्ड का दायरा कम रहता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जब दिखता नहीं तो उसके अंदर आइसोमेरिज्म भी नहीं पाया जाता है। तो फोकस करते हैं भाई, क्या यहीं पर पढ़ लेते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आयनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम सबको पहले पॉइंट में लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके उस पर लेक्चर देंगे जहां आपको समझ में आएगा। बहुत आसान है, सारी बातें समझ में आ जाएगी। नंबर 1 पॉइंट होगा, नंबर 1 जो पॉइंट है वह होगा फिजिकल स्टेट। एक एक पॉइंट लिखते हैं। फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट एंड ब्रिटलनेस। ठीक, नंबर 1 क्या? फिजिकल स्टेट एंड ब्रिटलनेस। नंबर दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सब पर लेक्चर होगा। बॉइलिंग पॉइंट और क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। सब पर पहले एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर दे देते हैं। आप इसके बहाने आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। फिजिकल स्टेट एंड ब्रिटलनेस। दूसरा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। चौथा पॉइंट है कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन। नंबर 1 है फिजिकल स्टेट एंड ब्रिटलनेस। दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। चौथा पॉइंट है कंडक्शन। पांचवा पॉइंट है आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म। छठवां पॉइंट है डायरेक्शनल फेनोमेनन। क्या है? डायरेक्शनल फेनोमेनन। यह आपको 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम सब पर लेक्चर देते हैं, आपको हमारी बात समझ आएगी। तो जो आयनिक कंपाउंड है इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, बहुत इसको फैला सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट कितना है? 6 पॉइंट है। इसको आप नोट डाउन करें, इसको याद करते हैं। नंबर 1 फिजिकल स्टेट एंड ब्रिटलनेस। नंबर 2 है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा है सॉल्युबिलिटी। चौथा है कंडक्शन। पांचवा है आइसोमेरिज्म। छठवां है डायरेक्शनल फेनोमेनन। ठीक, फिजिकल स्टेट एंड ब्रिटलनेस। क्योंकि जो आयनिक बांड होता है बहुत मजबूत बांड होता है। जब आयनिक बांड मजबूत बांड होगा तो आयनिक बांड से बनने वाला कंपाउंड भी मजबूत होगा। तो अक्सर देखा गया है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वे सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, दानेदार होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। और जब ट्रू सॉलिड होते हैं तो उनके अंदर ब्रिटलनेस की क्षमता पाई जाती है। ब्रिटलनेस माने होता है ब्रिटल होना, क्षण भंगुर होना। देखा होगा जो नमक होता है, नमक वह ढोके में भी आता है, सफ़ेद रंग का होता है, फिटकरी भी होती है। वह देखने में छूने में बहुत हार्ड होता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर ईंटा पड़ेगा, हथौड़ा पड़ेगा, पत्थर पड़ेगा, उसको पीस सकते हैं, वो आसानी से टूट के बिखर जाते हैं। तो यह घटना कहलाती है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है क्षण भंगुर होना, आसानी से भंगुर हो जाए, टूट जाए, इसको ब्रिटलनेस की क्षमता कहते हैं। मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वह मोस्टली सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल फॉर्म में, ट्रू सॉलिड के रूप में रहते हैं और उनके अंदर ब्रिटलनेस की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अब आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें चूंकि आयनिक बांड होता है। आयनिक बांड जो होता है दो अपोजिट आयनों के बीच में लगने वाला स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा तो वह बांड स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग बांड होगा तो उस बांड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बॉइलिंग पॉइंट माने होता है किसी भी चीज़ का उबलना, अब मेल्टिंग पॉइंट माने होते किसी भी चीज़ का पिघलना। तो जब आयनिक बांड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आम बात होगी आयनिक बांड से बनने वाला कंपाउंड भी स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए आयनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। आयनिक कंपाउंड को बॉयल करने के लिए और मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। मोटी बात यह जानिए कि आयनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक,
तीसरा क्या आता है, सॉल्बिलिटी। चूँकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड चूँकि बढ़िया से पोलर होते हैं, इसलिए जैसे आयनिक कंपाउंड जाते हैं पानी में, पोलर सॉल्वेंट भी जाते हैं, वह टूट जाते हैं, टूट के मेल्ट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, फैल जाते हैं। माने आयनिक कंपाउंड जो होता है, सारे आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में वाटर में डिज़ाल्व हो जाते हैं। डिज़ाल्व होके आयनाइज होके पूरा वाटर के रंग में रम जाते हैं, बहुत बढ़िया होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो सॉल्बिलिटी की घटना है उसको हम डिजोल्यूशन कहते हैं। डिजोल्यूशन के दो फैक्टर जिम्मेदार है। एक फैक्टर होता है आयनाइजेशन ऑफ आयन और दूसरा फैक्टर होता है हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी। इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। हमारा जो लेसन है सॉल्यूशन के लेसन में आयनिक कंपाउंड के डिजोल्यूशन पे बातचीत हुई है। उसके बारे में दो फैक्टर है। तो जब आयनिक कंपाउंड पानी में जाएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आयनिक कंपाउंड अपने दो आयन में टूटेगा। दो आयन में टूटेगा तो उसमें आपको लेटेस्ट एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब आयन में टूट जाएगा, जो दोनों आयन होते हैं उसके ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाके अटैक करते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब किसी भी अपोजिट आयनों के ऊपर जाके अपने अपोजिट एंड से अटैक करते हैं तो यह घटना कहलाती है अटैक ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसको सॉल्वेशन कहते हैं। पानी का मामला इसको हाइड्रेशन कहते हैं। और जो एनर्जी बाहर जाएगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी या जल योजन ऊर्जा का नाम दिया जाता है। मतलब ये जानना होगा जो आयनिक कंपाउंड है पानी में जाने पर, पोलर सॉल्वेंट में जाने पर सॉल्युबल होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, फैल जाते हैं, बहुत बढ़िया होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन कहते हैं। बढ़िया एग्जांपल है, पानी में नमक डालेंगे, नमक जाके घुल जाता है। पानी में फिटकरी एलम डालते हैं, फिटकरी में जाके बाकायदा घुल जाती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ईजिली टूट जाता है पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन सॉलिड में नहीं टूट पाता। ठीक है। नंबर 4 क्या होता है, कंडक्शन। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जब पानी में जाएंगे, जब जाके सॉल्युबल होंगे तो आयनों बिखर जाते हैं। अब दोनों आयनों का मोशन होगा अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर। तो जब उसमें बिजली बहेगी तो आयनिक कंपाउंड के आयन जो होते हैं बिजली के, इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बढ़िया कंडक्टर के रूप में हो जाते हैं। हमारे कहने मतलब क्या, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपने मोल्टन स्टेट में और सॉल्युबल स्टेट में बिजली के थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। जैसे NaCl है, पानी में डाल दीजिए, पानी डाल देंगे तो Na+ और Cl- बन जाएगा और दोनों आयनों का अपोजिट इलेक्ट्रोड के माइग्रेशन होगा तो आपको धारा मिलेगी, बिजली मिलेगी। और आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा उसके बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बारे में पूरी बातचीत हो चुकी है। लेसन आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका वीडियो हमारे पास है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अधीरा केमिस्ट्री में, वहाँ आपको मिलेगा। अब 5वां क्या आता है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को जानना बहुत बड़ी बात है। आइसोमेरिज्म माने क्या होता है, आप जानते हैं केमिस्ट्री में अगर दो मॉलिक्यूल है, दो कंपाउंड है और दोनों दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अगर अलग अलग है तो दोनों मॉलिक्यूल कहलाते हैं आइसोमर और ये पूरी घटना कहलाती है आइसोमेरिज्म। आयनिक बॉन्ड में चूंकि डायरेक्शन नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का एक्सियल ओवरलैपिंग तो होती नहीं है, तो आयनिक बॉन्ड बुनियादी तौर पे होता है नॉन डायरेक्शनल। और आइसोमेरिज्म होने की शर्त क्या होती है, डायरेक्शनल बॉन्ड। तो आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, विस्पर थ्योरी वहीं पाई जाएगी जहाँ पे बॉन्ड होगा डायरेक्शनल। क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है तो आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड में आइसोमेरिज्म या समवयवता की घटना नहीं पाई जाती है। इस बात को फोकस करना होगा। तो मतलब आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म एब्सेंट होता है। छठा पॉइंट क्या होगा, छठा पॉइंट आपका है डायरेक्शनल फेनोमेना। अभी मैंने लेक्चर दिया है कि आयनिक बॉन्ड दिखता नहीं है, अदिशात्मक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, विस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस या अवधारणा शामिल नहीं होती है। अगर कहा जाए ऐसा क्यों होगा तो आप कहोगे क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शनल फेनोमेना एब्सेंट होती है, मतलब आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। तो मैंने समझा दिया आपको कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड में नंबर 1 फिजिकल स्टेट एंड ब्रिटलनेस, नंबर 2 है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 3 है सॉल्बिलिटी, नंबर 4 है कंडक्शन, नंबर 5 है आइसोमेरिज्म, नंबर 6वां है डायरेक्शनल फेनोमेनन। यह तो आज का वीडियो हो गया, आयनिक कंपाउंड पे पूरा फोकस था। तो मैंने आज की वीडियो में क्या क्या समझाया आपको, मैंने आयनिक बॉन्ड को डिफाइन किया, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल दिया,
यह बताया कि आणविक बांड बनने के लिए क्या क्या बुनियादी शर्त होती है। यह बताया आपको कि आणविक बांड से बनने वाले कंपाउंड का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अधीरा केमिस्ट्री हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे समय के साथ आपको सारे वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा बोर्नहावर साइकिल पर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।